हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जब भी आप अपने कंपटीशन एग्जाम को देते हैं तो एक बहुत ही चहेता टॉपिक है पॉलिटी में, जहां से आपसे प्रश्न पूछे ही पूछे आते हैं और उस टॉपिक से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, वो है संसद, पार्लियामेंट। यहां से आप देखेंगे साथियों, किसी भी एग्जाम में एक से दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो जो आज की ये फटाफट रिवीजन क्लास है, इसमें हम लोग पूरा संसद वाला जो टॉपिक एनसीईआरटी सार संग्रह में दिया गया है उसके माध्यम से हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्लास नंबर 10 है। अब चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ और क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं यहां पे क्या पॉइंट्स आप सभी के लिए यहां पे दिया गया है। साथियों देखो, जब हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह में संसद पार्लियामेंट की तरफ जब चलेंगे तो पहला पॉइंट यहां पे कहा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मतलब कि मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो आप कहेंगे मनी बिल को जो परिभाषित किया गया है वो आर्टिकल 110 मतलब कि 110 के अंतर्गत शामिल किया गया है। मतलब कि इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ये वही धन विधेयक है जिसको आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पहले लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। ये वही धन विधेयक है जिसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पे ही लोकसभा में आप देखेंगे लाया जाता है। ठीक ना, जिसको आप लोग कह सकते हैं एक सरल सी भाषा में कि जो आप बजट वगैरह देखते हैं ना, जो एक वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए जारी होता है, उसी बजट की बात आप सोच सकते हैं। आगे देखो कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होगा अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा। लेकिन जब आपने राज्यसभा के बारे में देखा था तो उसमें आप देखेंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो अपना जो त्यागपत्र है वो राज्यसभा के उपसभापति को नहीं सौंपेगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बस वो अपने कर्तव्यों का जो परिवहन है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कर रहा है। तो इसलिए उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपको। तो देखो, लोकसभा का अध्यक्ष होगा अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो यह 1971 के आधार पे। अब देखो इसमें क्या है, आप देखोगे भारत में जो भी चुनाव होते हैं, चाहे आप राष्ट्रपति का ले लो, चाहे आप सांसदों का ले लो, विधायकों का ले लो, किसी का भी चुनाव ले लो, ये सभी का सभी 1971 की जनगणना के आधार पे होते हैं। मतलब कि 1971 में भारत में जितनी जनगणना थी उसी आधार पे चुनाव कराए जाते हैं। और ऐसा जो क्राइटेरिया है ये 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अब आप देखेंगे कि जब 26 के बाद से जब लेटेस्ट जनगणना आ जाएगी तो हो सकता है कि शायद इसके अकॉर्डिंगली अब आपके भारत में चुनाव कराया जाना शुरू कर दिया जाए। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मतलब कि स्पीकर लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। तो ये भी आप लोगों को मैंने पीछे वाले क्लास में बताया था। कैसे? देखो, जो जैसे मान लो ओम बिरला जी इस समय लोकसभा के स्पीकर हैं, तो वो राजस्थान वाली अपनी सीट से सांसद चुन करके आए और जब सांसद चुन करके वो लोकसभा में पहुंचे तब वहां पे सभी लोगों ने मिलकर के उनको नियुक्त किया, उनको चयनित किया कि यही हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। तो देखो, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो डायरेक्ट आप देखोगे तो नहीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुन करके आ रहा है, वो पहले सांसद के रूप में आ रहा है, फिर उसी बीच के सारे सांसद जो नया नाम दे रहे हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। ठीक है, ये क्लियर है आप सभी को। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इस क्लास से आपका यही फायदा है कि आपका मैं रिवीजन कराते चल रहा हूं, इसीलिए फटाफट रिवीजन क्लास आपको मैं दे रहा हूं। आगे देखिए कह रहा है कि संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक? तो 60 दिन तक। अगर कोई भी विधायक या कोई भी सांसद अगर 60 दिन तक बिना किसी सूचना के सदन में नहीं जाता है तो ऐसे में उसकी जो स्थान है उसको रिक्त मान लिया जाता है। तो इसको इसलिए किया गया ताकि इन लोगों का जो एक तरीके से उत्तरदायित्व जो है वो सदन के प्रति दिखता रहे। ऐसे में क्या होगा कि पता चलेगा कि कोई लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, तो किसी को मन किया तो गए, किसी को मन किया तो नहीं गए। ठीक है ना, तो इसीलिए 60 दिन का क्राइटेरिया रखा गया है। आप लोगों से ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन और पूछा भी जाता है। इसको थोड़ा सा आप सभी लोग मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ चलिए, आगे देखते हैं। आगे देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है। तो संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे साहित्य कला मनोरंजन वाले जो क्षेत्र से आप देखेंगे तो 12 सीटों को मनोनीत भी किया जाता है। मतलब कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात संविधान की चौथी अनुसूची कहती है।
पहली क्या कहती है? संघ और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की बात करती है। दूसरी कहती है वेतन की बात। फिर तीसरी कहती है शपथ की बात। और चौथी क्या कहती है? आपके राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात। पांचवी क्या कहती है? अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों में विशेष प्रबंधन का प्रावधान। छठवीं अनुसूची कहती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय प्रबंधन का विशेष प्रावधान। वहीं पे सातवीं अनुसूची आप देखेंगे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची की बात करती है। वहीं पे आप देखेंगे तो आठवीं अनुसूची जो है यह 22 भाषाओं की बात करती है। नौवीं अनुसूची में आप देखेंगे भूमि सुधार की बात की गई है। 10वें में दल बदल, 11वें में पंचायत और 12वें में नगर पालिका। तो देखो इस तरीके से मैंने आपको जब अनुसूची इसी फटाफट रिवीजन क्लास में पढ़ाया था तो ऐसे मैंने आपको लर्न करने का तरीका सिखाया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग लर्न कर लिए होगा और एक बार मेरे साथ फिर से रिवीजन कर लिए। आगे देखो कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो आप कहेंगे ये आर्टिकल 105 इस प्रावधान को निर्धारित करता है। वहीं पे देखो आगे कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति, जिसको आप कोरम कह देते हो, गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। कहने का तात्पर्य यह है, देखो इसको बाद में शामिल किया गया। क्यों? जैसे मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक है और पता चला कि भैया सदन में जो सदस्य हैं वो पूरे के पूरे टोटल में से 1/10 भी नहीं पहुंच पाए मीटिंग में, तो क्या ऐसे में सदन की कार्यवाही शुरू होगी? नहीं, उस सदन की कार्यवाही को खत्म कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जब तक उस सदन की संख्या का 1/10 संख्या सदन में उपस्थित नहीं हो तब तक कार्रवाई हम नहीं करेंगे। यह नियम आप देखेंगे बाद में इसको संविधान संशोधन करके लागू किया गया था। और यह कौन सा संविधान संशोधन किया गया था आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे देखो कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितने वर्ष की निर्धारित की गई है? तो 30 वर्ष की। वहीं पे आप देखोगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। वहीं पे आप देखोगे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष निर्धारित किया गया है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष मिनिमम उम्र निर्धारित किया गया है। मतलब इतना आपको होना ही होना पड़ेगा, तब आप जाकर के राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनाव लड़ सकते हो या आप उसमें पहुंच सकते हो। आगे देखो अगर संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है तो आप देखेंगे राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पिछली क्लास जब उपराष्ट्रपति का लिया था तो मैंने आपसे कहा था उपराष्ट्रपति के रूप में आप देखेंगे एक व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है, वो अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन जो होगा वो राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है। इसीलिए आप देखेंगे जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उसका सदस्य नहीं माना जाता है। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आप देखेंगे आर्टिकल 253 ये अधिकार देता है। ठीक है ना? तो देखो ये यहां पे संसद के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं उन सारी बातों को इस किताब में एक जगह पे समराइज कर दिया गया है ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक ना? अब देखो मेरा उद्देश्य बस इस किताब को यही इसी वजह से पढ़ाना है। इसको आप लोग प्लीज ये मत सोचिएगा गुरुजी प्रचार कर रहे हैं। आपको मन करे तो खरीदिए, नहीं मन करे तो मत खरीदिए। बस मुझे एक रिवीजन के लिए एक शानदार कंटेंट मिला तो मैं यहां से आप सभी को रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है ना? बाकी आपकी मर्जी, आप इसका लेटेस्ट एडिशन खरीदे ना खरीदे वो सब आपकी मर्जी है। बाकी खरीदेंगे तो शायद आप इस तरह के कंटेंट देख भी सकते हैं कि कंटेंट कितना शानदार दिया गया है। देखो आगे कह रहा है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा आप देखेंगे तो सम्मिलित होते हैं। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि संसद में कौन कौन शामिल होता है तो ये मत कहना कभी भी कि केवल राज्यसभा और लोकसभा। क्यों? क्योंकि संसद तभी मिलकर के बनेगा जब राष्ट्रपति शामिल होगा। क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है अगर लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के किसी अधिनियम को पारित कर देते हैं तो वो कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति की सिग्नेचर होगी। ये तो आप सभी को पता होगा। तो स्वाभाविक सी बात है राष्ट्रपति भी इनडायरेक्टली वे में आप देखेंगे तो संसद का अंग माना जाएगा। तो ये तीनों माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि राष्ट्रपति के बिना सिग्नेचर से कानून बनने वाला नहीं है वो अधिनियम। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत बना रहेगा? तो वर्ष 2026 तक, मतलब कि इस दिसंबर 2026 तक जो भी आपके चुनाव होंगे वो सब के सब 1971 की जनगणना पे आधारित होंगे। अब 2026 जब कंप्लीट होगा तो फिर सदन देखेगा कि उसको किस आधार पे करना है, तो वो सारी चीजें करंट की होंगी, आप लोग ध्यान रखिएगा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे 31वें संविधान संशोधन द्वारा।
आगे कह रहा है कि किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैक चेक से है, तो आप कहेंगे प्रत्ययानुदान। प्रत्ययानुदान जो है इसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिए गए ब्लैक चेक से संबंधित है। ये आपसे कुछ टर्म्स है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीचे कहा जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए आप देखेंगे तो उत्तरदायी होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग क्लियर करिएगा। देखो कैसे, देखो आप देखेंगे केंद्र में जो निर्वाचन आयोग है वो केंद्र के चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है, वही जो राज्यों में निर्वाचन आयोग है वो राज्य के चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है। तो एकदम क्लियर है ना, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप सभी लोगों को। बस फटाफट से आप लोग रिवीजन कर लेना। देखो जो थोड़ा सा चैप्टर लंबा होगा उसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। अब देखो यहां पे आपको इस बुक में क्या किया गया है, देखो कितना शानदार सा ये बात किया गया है जो कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते समय ध्यान देते होंगे। अब देखो संसद से संबंधित जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स आपको एक साथ लाइन से दे दिए गए हैं। इनको बस आपको रिवीजन करना है, बार बार मल्टीपल टाइम पढ़ना है। अब देखो आपसे कह रहा है कि आर्टिकल 79 किसकी बात करता है, तो संसद के गठन की बात करता है। आर्टिकल 80 आप देखोगे 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना की बात करता है। आर्टिकल 81 जो है लोकसभा की संरचना की बात करता है। वहीं पे आर्टिकल 82 आप देखोगे तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः उसका समायोजन की बात करता है। फिर आर्टिकल 83 आप देखोगे तो संसद के सदनों की अवधि की बात करता है कि कितने समय की इनकी अवधि होगी एक सदन की। आर्टिकल 84 आप देखोगे तो संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात करता है। जो भी आपने देखा होगा कि राज्यसभा की क्या अर्हता है, लोकसभा की क्या अर्हता है, इन दोनों को आप मिक्सअप आप देखेंगे तो आर्टिकल 84 कहता है कि संसद की सदस्यता के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। वहीं पे आर्टिकल 85 आप देखोगे तो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करता है। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 87 जिसको आप आर्टिकल 87 भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, मतलब कि जो राष्ट्रपति अपने अभिभाषण देते हैं उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 88 आप देखेंगे तो यह सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार की बात करता है कि भाई मंत्री और महान्यायवादी के क्या अधिकार होंगे। महान्यायवादी आप लोग रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल 89 आप देखेंगे तो राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति की बात करता है। आर्टिकल 19 मतलब कि 90 जो है वो राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने के प्रावधान की बात करता है। आर्टिकल 91 आप देखेंगे तो सभापति जो राज्यसभा का सभापति होता है उसके कर्तव्यों के निर्वहन तथा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति का आप देखेंगे तो प्रावधान करता है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला पॉइंट यहां पे क्या कहा जा रहा है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित की गई हैं, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, तो 6 सीटें यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आरक्षित की गई हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब इस बात को इंपॉर्टेंट लगा करके थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी की सरकार है अभी, और मोदी जी की सरकार अभी 2 महीने बाद मान लीजिए कि नया चुनाव कराना है और जाने वाली है। भाई जब नया चुनाव कराया जाएगा पता चलेगा कि कौन आएगा, मोदी जी फिर आएंगे या कोई और पार्टी आएगी। और पता चला कि इसी 2 महीने पहले ही राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 लग गया। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो आपातकाल के दौरान मान लीजिए भाई आपातकाल लगा तो तुरंत तो हटेगा नहीं, कुछ ना कुछ बढ़िया मुद्दा होगा, कुछ बढ़िया लंबा चलेगा। अब ऐसे कंडीशन में लोकसभा का कार्यकाल कहा जाता है कि ठीक है मोदी जी, हम तो चुनाव कराने वाले थे, अब आप 1 साल तक और रहिए। दूसरे को बुलाने से बढ़िया है कि आप ही 1 साल रहिए, क्योंकि हम नया चुनाव करा नहीं पाएंगे। एक तरफ तो आपातकाल के प्रावधानों से हम डिस्टर्ब हैं और दूसरी तरफ आपका समय खत्म हो रहा है। अब ऐसे में क्या किया जाता है, मोदी जी के ही जो सरकार चल रही है उसी के कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ाया जाएगा। अब आप लोग के दिमाग में यह आएगा कि सर मान लीजिए 2 साल तक आपातकाल लगा रह गया, तब तो एक बार में 1 साल बढ़ाया जाता है, फिर एक बार और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो 1 साल के लिए पहली बार बढ़ाया गया और पता चला कि आपातकाल 6 महीने में खत्म हो गया, तो जो 6 महीना बचता है उस 6 महीने के दौरान नया निर्वाचन करा लिया जाता है, ताकि 1 साल होते होते नई सरकार जो भी हो, चाहे मोदी जी की फिर से आनी हो या किसी की भी आनी हो, वो आ जाए। ये हर बात क्लियर रखिएगा, ये सारा का सारा निचोड़ आपको कॉन्सेप्ट का दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। आप देखेंगे कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो भी आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था थी, इनको आप देखेंगे 20 जनवरी 2020 से
खत्म कर दिया गया है, आगे की तरफ प्रभावी नहीं किया गया है। दो जो आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत होते थे उनके प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है। मतलब कि जहां जहां भी आंग्ल भारतीय मनोनीत होते थे वहां से उनके प्रावधान को खत्म कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। ठीक है ना। आगे देखिए, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम अवधि कितनी होनी है, आयु कितनी होनी है, तो आप कहेंगे 25 वर्ष। अभी मैंने आपको बताया था। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश से। कितने आते हैं, शायद 80 आते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में कितने आते हैं, 30 आते हैं, 31 आते हैं या 32 आते हैं। आप लोग इसमें से बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट से। ठीक ना। आगे देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटें जो है वो महाराष्ट्र की हैं। कितनी है, 48 सीटें हैं। ये आप सभी लोगों को यहां पे क्लियर रखना है। अब देखो आगे कहा जा रहा है कि यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष के लिए आप देखेंगे क्या किया जाता है। अब भाई उसी लोकसभा में जो सांसद है वही मिलकर के लोकसभा के अध्यक्ष को चुने हैं, मतलब कि नियुक्त करने के लिए बोले हैं। अब ऐसे में मान लीजिए पता चले कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने ही सांसदों के लिए सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, आप देखेंगे संकल्प पारित करके और उनके ऊपर आप देखेंगे तो जो पद का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व उनको पद को हटाने का प्रावधान कर सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि वो उसी सदन का सदस्य है। ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। आगे देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि 2 सत्र बुलाए जाते हैं। फिर आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। आप देखेंगे राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए तो चुने जाते हैं, लेकिन प्रति 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायरमेंट लेते जाते हैं। और जब रिटायरमेंट वो लेते हैं, मान लीजिए 10 लोग रिटायरमेंट लिए तो फिर 10 नए आ गए, तो सबका समय अलग अलग होता है 6 वर्ष कंप्लीट होने का। इसीलिए आप देखते हैं राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। लोकसभा में क्या है, सब एक साथ आ रहे हैं, एक साथ 5 साल पूरा करके फिर से नया चुनाव हो रहा है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि विघटित हो सकती है। लेकिन राज्यसभा को क्या आप कह सकते हैं क्या कि विघटित हो सकती है, नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से सेम यही प्रावधान राज्यों में विधान परिषद के लिए लागू होता है। राज्य विधान परिषद जो होती है वो उच्च सदन राज्य की कहलाती है, वो विघटित कभी नहीं होती है। सेम इसी प्रक्रिया के आधार पे वहां पे भी सदस्य आते हैं। लेकिन अगर वहां का विधानमंडल चाह ले कि अब हम प्रशासन अच्छा से कर पा रहे हैं, अब हमें विधान परिषद की जरूरत नहीं है, जो भी आज वर्तमान 6 राज्यों में है, तो वो फिर संसद को बोल करके क्या कर सकते हैं, वहां से विधान परिषद को खत्म करा सकते हैं। लेकिन उच्च सदन विधान परिषद ही वहां पे अगर है तो माना जाएगा, विधानसभा नहीं माना जाएगा। ठीक है, और जहां पे विधानसभा ही केवल है वही सर्वे सर्वा है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर कर दिया। आगे बढ़िए, देखो कह रहा है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भर्त हरि महताब थे। अब देखो यहां पे प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताया गया, जैसे मान लो कि सभी सांसद जब चुन करके आए तो ऐसे कंडीशन में उनको शपथ दिलाने के लिए क्या किया जाता है, जो सबसे बुजुर्ग होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। जैसे वो शपथ वगैरह दिला देता है, फिर आप देखेंगे इन्हीं लोगों में से नए को चुन लिया जाता है और फिर नए को क्या करता है, राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है लोकसभा का अध्यक्ष। आगे देखिए कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, तो आप देखिए किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर के मत होने की स्थिति में। आपने देखा होगा साथियों, साधारण विधेयक पे खास करके संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता यही लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मतलब संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा और लोकसभा में अगर किसी साधारण विधेयक पे विवाद हुआ तो राष्ट्रपति उसको बुलाता है कि एक साथ बैठो और क्या विवाद हुआ दोनों को समाधान करो, एक तरीके से कंप्रोमाइज करो। अब यहां पे मान लीजिए वोटिंग हुआ और दोनों की तरफ से बराबर मत हो गया, तो ऐसे में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके पास एक टाई वोट देने का अधिकार होता है कि वो किधर जा सकता है, इधर या इधर, ताकि एक की विजय की जाए और उसकी बातों को माना जाए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये खास करके साधारण विधेयक के मामले में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। धन विधेयक के मामले में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि धन विधेयक ऑलरेडी आप देखेंगे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पे लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक पे आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन अधिकतर तौर पे आप देखेंगे तो साधारण विधेयक पे ये चीजें आपको टर्म्स जो भी संयुक्त अधिवेशन वगैरह है वो देखने को मिलते हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब यहां पे देखिएगा कुछ बातें और आपसे यहां पे कहा गया है, इनको समझिएगा। देखो आपसे कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो
तो आपको याद रखना ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो कि आप लोअर पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे या वनडे एग्जाम की, तो स्टैटिक्स पॉइंट ये पूछ लेता है। अब देखो आपसे कहा गया कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे या पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर साहब थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर आप देखेंगे तो रखवाने का काम करती है। वहीं पे कहा जा रहा है कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष का होता है। अब आप लोग को बताना है कि लोक लेखा समिति बड़ी है या प्राक्कलन समिति बड़ी है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताना है, रिवीजन करना है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं और किससे किससे होते हैं, कौन कौन से सदन से, और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, किस किस सदन से, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला पॉइंट है राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो आप कहेंगे राज्य की विधानसभाओं द्वारा, क्योंकि आपने देखा होगा राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। मतलब कि रोज राज्य के विधानसभा में विधायक पहुंचे हैं, वो विधायक मिलकर के राज्यसभा में सदस्यों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब देखो एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति असम का रहने वाला है, तो क्या वो केवल असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है या भारत में किसी भी राज्य से, तो याद रखिएगा वो भारत में किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो जिस राज्य का है उसी राज्य से लड़े, ये क्लियर रखिएगा, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग नए जो अपने सदन नया संसद भवन है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये इसके बारे में क्या क्या बातें दी गई हैं। नया संसद भवन के बारे में देखिएगा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है लेकिन पूछा आगे भी जाएगा। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। कितना है? 64,500 वर्ग मीटर। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, जिसमें पहला है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार, तीसरा है कर्म द्वार, मतलब कि गेट है। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 तथा लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 की है। संयुक्त सदन अधिवेशन में बैठकों में व्यवस्था 1272 की गई है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिषद में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित किया गया है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से भी जाना जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में क्या है, अभी तक हम जो भी चुनाव कराते हैं 1971 की जनगणना के आधार पर कराते हैं, और 1971 में सोचो और आज के समय में सोचो, क्या जनसंख्या में अंतर नहीं आया है? 1971 के बाद जनसंख्या में आप देखो कितना विस्फोट हुआ है कि हम लोग अरबों के रूप में गिने जा रहे हैं, अरबों में हम लोग की गिनती हो रही है। तो अब मान लो कि जब नया आप देखेंगे कि जनगणना के आधार पर जब नया चुनाव कराया जाएगा तो सीटें बढ़ेंगी, परिसीमन आयोग गठित होगा, सांसदों की सीटें बढ़ेंगी, राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी। तो ऐसे में पुराने सदन में बैठा पाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए नया संसद भवन तैयार किया गया। क्लियर है आप सभी लोगों को? तो बताने का प्रयत्न करिएगा। क्लियर है क्या मेरे भाई? जल्दी से बताने का आप सभी लोग प्रयत्न करिएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे देखो आपसे कहा जा रहा है कि विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 25 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। किसमें? विशेषाधिकार समिति जब बनती है संसद की, उसमें। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा आप देखेंगे तो प्रस्तुत किया जा सकता है। यह बात आपसे बताया गया है। आगे कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, तो आप कहेंगे 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। और ये जो 12 व्यक्ति होते हैं, किस आधार पर मनोनीत होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और मनोरंजन के आधार पर तय किए जाते हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो याद रखना राज्यसभा के लिए जो प्रथम नामांकित अभिनेत्री थी वो नरगिस दत्त थी, जो कि 1980 से 86 में आप देखेंगे नामांकित हुई थी। बहुत पुरानी हीरोइन है। नरगिस जी की मूवियां भी बहुत फेमस हैं, ठीक है ना, पुराने समय की। आगे देखिए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप देखिएगा मीरा कुमार थी, जो कि 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक पद को सुशोभित की थी। आगे कहा जा रहा है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक
राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मतलब कि जिस तरीके से केंद्र में धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पे पेश होता है, ठीक उसी तरीके से राज्यों का जो बजट होता है जिसको आप धन विधेयक कहते हैं वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ठीक ना, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे देखिए, अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे की तरफ थोड़ा सा हम लोग कुछ चीजों को इधर से भी क्लियर कर लेते हैं। देखो कह रहा है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो आप कहेंगे केवल और केवल कहां पे, लोकसभा में। आगे देखिए, धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक राज्य में अगर देखेंगे तो केवल और केवल विधानमंडल में। अगर मान लीजिए उस राज्य में केवल विधानमंडल है तो विधानमंडल सर्वे सर्वा है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद और विधानमंडल दोनों है, जैसे मान लो अपना यूपी, अब यहां पे धन विधेयक किस में प्रस्तुत होगा, तो विधानमंडल में। क्यों, क्योंकि बजट यही बनाएंगे, सरकार इसी सदन से बनी है। आगे देखिए, बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है, जिसको आप देखेंगे कि एक थैले में, एक बैग में लेकर के वित्त मंत्री, राज्यों का रहता है तो राज्य वित्त मंत्री, केंद्र का रहता है तो केंद्र वित्त मंत्री लेकर के आते हैं, और वो पूरा लाइव सेशन किया जाता है, बताया जाता है कि हम कहां कहां पैसा आगामी एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में खत्म करेंगे, किस किस सेक्टर में हम पैसे को लगाएंगे। ठीक है ना। आगे देखिएगा, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है, तो आप देखिएगा भारत की संचित निधि में। क्यों, क्योंकि इसी भारत की संचित निधि से जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको सैलरी दी जाती है, जितने भी आप देखेंगे केंद्रीय लोग होते हैं उनको सैलरी दी जाती है, राज्य की संचित निधि से राज्य में काम किया जाता है। आकस्मिक निधि इसलिए रखा जाता है ताकि कभी अचानक से हमारे ऊपर कोई दुविधा आ जाए, घटना हो जाए, तो उसके लिए रखते हैं। जैसे घरों में आप देखेंगे आकस्मिक निधि कौन रखता है, माता जी लोग रखती हैं, थोड़ा थोड़ा बचा बचा करके। जैसे कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, तो उसको तुरंत वो उस जो समय खराब होता है उस खराब समय में उसका उपयोग करके थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित करते हैं। आगे देखो, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। देखो इकोनॉमिक सर्वेक्षण हमेशा आप देखना एक साल पहले का आता है, और बजट एक साल आगे का आता है। इकोनॉमिक सर्वेक्षण इसलिए पहले आता है, ये चीजें क्लियर रखो, ताकि हम ये दिखा सके कि हमने जो पिछले बार बजट जारी किया उसको हमने कितना इंप्लीमेंटेशन कर लिया, ताकि लोग इसको देखें। उसके बाद से हम नया बजट लाते हैं कि देखो हमने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले वर्ष बजट में काम किया था और बहुत अच्छा हम बूम अप किए, तो हम इस वर्ष और बढ़ा रहे हैं पैसे को। जनता को ये सारी चीजें दिखाया जाता है, इसीलिए आप देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण पहले आता है, फिर उसके एक हफ्ते 10 दिन के बाद बजट को प्रस्तुत किया जाता है जो आगामी एक वर्ष का होता है। आगे देखो, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का आप देखेंगे अध्यक्ष इस बात को तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ये लोकसभा का अध्यक्ष बाबू आप देखोगे तो इस विधेयक इस चीजों को तय करता है। ये थोड़ा सा आप सभी लोग क्लियर रखना, इसको फटाफट से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाबू, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो आगे की तरफ कुछ बातें हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो आपसे कहा जा रहा है कि वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो आप कहना जीवी मावलंकर थे। अगला पॉइंट है, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। वहीं पे कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है, तो आप कहेंगे संविधान सर्वोच्च होता है। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि जापान से ली गई है, इसीलिए यहां पे संविधान सर्वोच्च माना जाएगा। भारत विधि की सम्यक प्रक्रिया में हमेशा याद रखिएगा न्यायपालिका स्वतंत्र मानी जाएगी, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें आप लोग पढ़े होंगे। आगे देखो, कह रहा भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर। लेकिन याद रखिएगा ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली ज्यादा मजबूत है या भारत की, तो आप कहेंगे कि भारत की। क्यों, क्योंकि भारत की संसद के ऊपर अगर वो नौटंकी करे तो न्यायपालिका को रखा गया है कि न्यायपालिका उस कानून को जिसमें वो नौटंकी करके मूल अधिकार या संविधान का अतिक्रमण की उसको शून्य करा सके, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद के अनुमोदन आप देखेंगे तो अनिवार्य होते हैं। अगला पॉइंट है कि लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है, तो याद रखिएगा यह निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि धन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। इसके डिफरेंस से भी बहुत सारे आपके कंपेयर करने वाले प्रश्न बाबू पूछ लिए जाते हैं, इनको हम लोग देख करके फिर हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं। चलो देखो, यहां पे सबसे पहले साधारण विधेयक की बात की गई है, इस साइड में धन विधेयक। देखो कह रहा है कि जो साधारण विधेयक होता है इसे लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, मतलब कहीं भी आप पेश कर सकते हैं।
लेकिन वहीं धन विधेयक को केवल और केवल आप लोकसभा में प्रस्तावित कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पे। वहीं साधारण विधेयक में दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं धन विधेयक का दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आइए फिर से साधारण विधेयक में तीसरा पॉइंट देखिए, कहा जा रहा है कि इसमें सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। किसमें? साधारण विधेयक में। लेकिन वहीं पे धन विधेयक में तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि इसमें सदन से प्रस्तावित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। किसमें? धन विधेयक में, साधारण में नहीं होता है। अब साधारण विधेयक में चौथा पॉइंट कह रहा है कि इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। लेकिन चौथा पॉइंट धन विधेयक में यह कहा जा रहा है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में पहुंचा तो राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है कि राज्यसभा उस पर संशोधन कर सके। बस राज्यसभा को 14 दिन के लिए ऐसे दे दिया जाता है, ये कोरम पूर्ति के लिए, कि बाबू देख लो, अगर कुछ हो तो बताओ, मन करेगा तो लोकसभा मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। मतलब कि इस राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है धन विधेयक के मामले में। बस राज्यसभा के पास 14 दिन का समय दिया जाता है कि 14 दिन तक तुम क्या करोगे, चीजों को रोक करके रखोगे। लेकिन अगर नहीं भी तुम दे रहे उसके बाद भी तो ऑटोमेटिक ये धन विधेयक पारित हो जाता है। मतलब कि एक तरह से कंप्लीटली राज्यसभा का कोई इस पर अधिकार नहीं रखा गया। वहीं पे आप देखेंगे जो साधारण विधेयक होगा इसमें राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए इसको रोक सकती है, साधारण विधेयक को, लेकिन धन विधेयक के मामले को वो नहीं रोक सकती है। वहीं छठा पॉइंट कहा जा रहा है साधारण विधेयक में कि इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। किसको? साधारण विधेयक को। साधारण विधेयक को अगर मान लीजिए राज्यसभा में भेजना है तो अब ये नहीं कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करवाओ, लेकिन वहीं पे आप देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है जब धन विधेयक पहुंचता है राज्यसभा में। तो अब देखो अगला, साधारण विधेयक दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि साधारण विधेयक के ही केवल मामले में, मैंने पीछे बताया, केवल और केवल संयुक्त अधिवेशन आता है, ठीक है। लेकिन धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, अगर भले राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद भी क्यों ना हो जाए। वहीं पे आप देखिएगा साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा में अस्वीकृति होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, और इसे मंत्री ने ही अगर प्रस्तुत किया हो तब। लेकिन वहीं पे धन विधेयक के मामले में कहा जा रहा है यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। मतलब कि अगर धन विधेयक ही जो लोकसभा में पारित हो रहा वही वहां से अस्वीकार कर दिया गया, पारित नहीं हो पाया, तो इसका मतलब कि सरकार के लोग सरकार को ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार तानाशाही कर रही है। तो जब अपने घर के लोग ही अपने लोगों को नहीं चाहेंगे, अपने प्रमुख मुखिया को नहीं चाहेंगे, तो स्वाभाविक बात है मुखिया को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला लास्ट पॉइंट कहा जा रहा है, नवा पॉइंट साधारण विधेयक में, कि साधारण विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा सकता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति इसमें पुनर्विचार, पॉकेट वीटो कुछ नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि धन विधेयक पहले ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के आप देखेंगे तो सदन में पेश किया गया। आगे देखो कहा जा रहा है कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ध्यान रखना, धन विधेयक के मामले में, संविधान संशोधन के विधेयक के मामले में एकदम क्लियर है कि संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। बाकी वित्त विधेयक में कभी काल बुलाया सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो बुलाया जाता है वो आप देखेंगे तो साधारण विधेयक में बुलाया जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग यहां से क्लियर रखिएगा, इसको थोड़ा सा आप सभी लोगों को समझने का प्रयत्न करना है। आगे देखो कहा जा रहा है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों द्वारा गठित की जाती है? तो प्राक्कलन समिति लोकसभा के सदस्यों द्वारा गठित की जाती है। अगला पॉइंट है कि कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में वो प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों में संबंध में हो सकती है। मैंने क्या कहा? मैक्सिमम साधारण विधेयक के संबंध में होती है, लेकिन कभी कभार वित्त विधेयक के संबंध में भी हो सकती है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक और संविधान संशोधन के मामले में नहीं होगी। संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का होना चाहिए। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकेगा? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। जो भी आकस्मिक निधि होगी, जो भी आकस्मिक फंड होगा, बिना संसद की स्वीकृति से राष्ट्रपति उसको क्या करेगा? खर्च करेगा। आगे देखिए कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 225 सदस्य राज्यों से, 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर के आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और मनोरंजन के क्षेत्र से। अगला पॉइंट है कि सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो आप देखेंगे विश्वास प्रस्ताव, जिसको आप कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं इंग्लिश में। अगला पॉइंट है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? याद रखिएगा ये स्टैटिक पॉइंट
आप लोगों से कई एग्जामों में पूछता है कि भाई चलो ठीक है, आपको तो पता है संयुक्त अधिवेशन किस किस मामले में होगा, लेकिन पहला किस पे हुआ था? तो पहला संयुक्त अधिवेशन दहेज उन्मूलन विधेयक पे हुआ था 1960 में। मतलब दहेज को लेकर के जो बातें थी, इस पे संयुक्त अधिवेशन था। राज्यसभा और लोकसभा में विवाद हो गया होगा, संयुक्त अधिवेशन बुला करके समाधान किया गया होगा। अगला है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। वहीं पे कहा जा रहा है कि संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो ये इतनी सारी बातें आपको एनसीईआरटी सार संग्रह में जो इंपॉर्टेंट था संसद से संबंधित, वो आपको दिया गया था और हम लोगों ने फटाफट से करीबन 35 मिनट में इसको रिवीजन कर लिया। तो देखो साथियों, फटाफट रिवीजन सीरीज में जो थोड़ा सा टॉपिक लंबा है वो थोड़ा सा समय लगता है, जो छोटा है वो 8 मिनट में भी हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है। तो आज की क्लास 35 मिनट का समझ लेना, फटाफट से इसको रिवीजन कर लेना। आप लोग अपना फीडबैक नहीं देते हो, फीडबैक मेरे प्यारे भाई जरूर दिया करो। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप लोग फीडबैक नहीं करते हो। आप लोग जब कमेंट करते हो तो कमेंट को जब स्लाइक करोगे तो हाइप कर दिया करो थोड़ा, वीडियो को पैसा नहीं लगता है, लाइक कर दिया करो, ठीक ना। तो बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा लगे करिए, बाकी मैं तो आपको पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। बहुत जल्दी ही आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए यहीं पे नमस्कार।